हेलो साथियों, ज्योग्राफी मिरर में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। आज की वीडियो में लेकर आपके लिए न्यू एनसीईआरटी का सारांश। और आज की वीडियो का सारांश है वह सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास, जो कि कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, इससे संबंधित है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे अध्याय हैं जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। न्यू एनसीईआरटी में मुख्य रूप से निम्न पाठों को शामिल किया गया है। इस सूची में दे रखा है इसमें पहला अध्याय सौर मंडल में पृथ्वी, दूसरा अध्याय दे रखा है ग्लोब अक्षांश में देशांतर, तीसरा अध्याय है पृथ्वी की गतियाँ, चौथा अध्याय है मानचित्र, पांचवा लेसन है इसमें पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, छठा अध्याय है हमारा देश यानी भारत। ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी है भूगोल की और ये न्यू एनसीईआरटी है। पहला अध्याय है सौर मंडल में पृथ्वी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो सबसे पहला जो हाईलाइटेड बिंदु है वह पूर्णिमा है, जो कि चंद्रमा से संबंधित है। आप सभी जानते होंगे, जैसे कि आप रात के समय देखते हैं आसमान में चंद्रमा दिखाई देता है और चांद की एक ऐसी स्थिति आती है जब वह पूरा सफ़ेद दिखाई देता है। चंद्रमा की वह स्थिति पूर्णिमा वाली जो है वह पूर्णिमा कहलाती है। और ठीक इसके 15 दिन बाद जब आप चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं एंड वह पूरी तरह से काला होता है, तो वह स्थिति नए चंद्रमा की स्थिति कहलाती है या फिर उसे अमावस्या कहा जाता है। ठीक इसी तरह जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वह है खगोलीय पिंड। आपने देखा होगा रात के समय सूर्य, चंद्रमा और अन्य चीज़ें जो आसमान में चमकती हैं वे सभी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो या तारे हों जो रात के समय आसमान में दिखाई देते हैं, वो सब खगोलीय पिंड हैं। पृथ्वी भी हमारा एक खगोलीय पिंड है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं। और जो अगला टॉपिक है वह है तारा। आपको बताते चलें, तारे वे खगोलीय पिंड हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, वो अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे कि सूर्य है वह भी एक तारा ही है। अगला जो टॉपिक है वह है नक्षत्र मंडल। जैसे कि ये 7 तारे दिखाए गए हैं और इनकी सहायता से ध्रुव तारे का पता आसानी से लगाया जाता है। इसे सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसे अर्सा मेजर या बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो मुख्य बिंदु है वह है ध्रुव तारा। जो सप्तऋषि तारे हैं इनकी सहायता से आसानी से ध्रुव तारे का पता लगाया जा सकता है, जो कि हमेशा उत्तर दिशा में स्थित रहता है। पृथ्वी, शनि, यूरेनस ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं और ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियाँ हैं। अगला मुख्य बिंदु है वह ग्रह है। जैसे कि इधर रखा है, ग्रह को प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा खगोलीय पिंड है जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, जबकि तारे अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट कहा जाता है। आपको बताते चलें, हमारे सौरमंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं, जो कि सूर्य की दूरी के अनुसार उनका क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और जो इनका मुखिया है वह सूर्य है। सूर्य को इसके केंद्र में रखा गया है और बाकी जो ग्रह हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार उनका क्रम इस प्रकार है। इन्हें सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और नेपच्यून, जिसे वरुण के नाम से जाना जाता है। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा गया है और सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के अनुसार सभी ग्रह एवं चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों घूमने में या चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। प्लूटो को भी
सौरमंडल का ग्रह माना जाता था, जो कि 9वां ग्रह था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की जो एक बैठक हुई थी अगस्त 2006 में, उसमें इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे बौने ग्रह के रूप में से सम्मिलित कर लिया गया है। आपको बताते चलें, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, जबकि आकार में यह 5वें ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसका जो आकार है पृथ्वी का, वह भूभाग, जिसे जियोइड के नाम से जाना जाता है। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए सबसे अनुकूल जो परिस्थितियाँ हैं वह केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, और यहाँ पर पानी की उपस्थिति है और वायु की उपस्थिति है, जो कि जीवन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। यदि पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाए तो पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसीलिए इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है चंद्रमा। आपको बताते चलें, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और उसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। उपग्रहों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह वो होते हैं जो प्राकृतिक रूप से बने होते हैं, जबकि मानव निर्मित उपग्रह को मनुष्य द्वारा बनाया जाता है और उन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये मानव निर्मित उपग्रह है। आपको बताते चलें, चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और इतनी ही अवधि में वह अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाता है। अगला जो टॉपिक है वह है क्षुद्र ग्रह। सामान्य रूप में ये भी खगोलीय पिंड हैं, जो कि मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है उल्कापिंड। उल्कापिंड मुख्य रूप से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के नज़दीक जाते हैं, उसके वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते समय ये घर्षण से जलने लगते हैं और एक चमकदार रोशनी उत्पन्न करते हैं। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो कि रास्ते में ही जल जाते हैं और उनकी केवल राख ही पृथ्वी तक पहुंचती है, और कुछ ऐसे होते हैं अर्धजले होते हैं जो कि पृथ्वी पर गिरने से गड्ढा तक बना देते हैं। आपको बताते चले, हमारी पृथ्वी सहित सौरमंडल के सभी ग्रह मिल्की वे नामक आकाशगंगा में अवस्थित हैं। अध्याय दूसरा। अध्याय का नाम है ग्लोब, अक्षांश में देशांतर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ग्लोब है, ये पृथ्वी का लघुकृत रूप होता है। प्राय आपने इसको विभिन्न कार्यालयों, स्कूलों आदि में देखा होगा। आकार के आधार पर ग्लोब को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे कि बड़े ग्लोब, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आकार में बड़े होते हैं और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में असुविधा होती है। ये प्राय एक जगह ही रखे रहते हैं, ये बड़े ग्लोब होते हैं। दूसरा ग्लोब होता है पॉकेट ग्लोब। इनका आकार छोटा होता है बड़े ग्लोब की तुलना में, देखने में भी वैसे ही लगते हैं जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पॉकेट ग्लोब है। अगला ग्लोब का जो रूप है वह है गुब्बारे जैसे ग्लोब। ये ग्लोब का तीसरा रूप है। ये आकार में बड़े होते हैं और हवा भरने पर ये बड़ा आकार ले लेते हैं, और जैसे ही इनमें से हवा निकाल ली जाती है तो ये छोटे हो जाते हैं और इन्हें बैग आदि में आसानी से रख सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ग्लोब मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, बड़े ग्लोब, दूसरे हैं पॉकेट ग्लोब और तीसरे हैं गुब्बारे जैसे ग्लोब। अगला टॉपिक है अक्ष। अक्ष के बारे में जान लेते हैं। सामान्य रूप में देखा जाए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। पृथ्वी इसी अक्ष के परिणत घूर्णन करती है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा को विषुववृत्त व्रत के नाम से जाना जाता है और भूमध्य रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, जबकि दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसके उत्तर में और दक्षिण में समांतर रेखाएं खींची गई हैं। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं जिन्हें अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। विषुववृत्त व्रत का मान 0 डिग्री है अक्षांश है और इसके उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश तक एक एक के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, और ठीक इसके दक्षिणी गोलार्ध में भी एक एक के अंतराल पर 90
अक्षांश पाए जाते हैं। इस तरह से देखा जाए कुल मिलाकर अक्षांश की संख्या 180 हो जाती है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश ये बिंदु हैं। जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अक्षांशों की संख्या है, ठीक उस तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अक्षांशों की संख्या है। प्रत्येक अक्षांश का अपना विशेष मान है, महत्व है। जैसे कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील में, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, बेलो हॉरिज़ॉन दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है वह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि ब्राज़ील का येलो हॉरिज़ॉन ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। इस तरह से देखा जाए जो उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश हैं इन्हें उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध के जो अक्षांश हैं उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखाओं के बारे में। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पृथ्वी के मध्य से होकर जो अक्षांश गुजरता है इसका मान 0 डिग्री अक्षांश है और इसे विषुवत पथ के नाम से जाना जाता है। इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। और इसके उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश और दक्षिण में 90 डिग्री अक्षांश, दो अक्षांश हैं। उत्तरी वाले को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी वाले को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। ठीक इसके उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है और इसके ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यह उत्तरी ध्रुव व्रत कहलाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में बात कर लेते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसे दक्षिण ध्रुव व्रत के नाम से जाना जाता है। ताप कटिबंध की दृष्टि से देखा जाए तो ग्लोब को कई ताप कटिबंध में बांटा गया है। कर्क रेखा और मकर रेखा के जो मध्य का जो क्षेत्र है वह उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्षेत्र में सूर्य साल में एक बार सिर के ऊपर ठीक चमकता है, जबकि कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत के मध्य का जो क्षेत्र है वह ना तो अधिक ठंडा है ना ही अधिक गर्म है। इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। यह सूर्य की जो किरणें में हमेशा तिरछी पड़ती हैं। 66.5 और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है वह उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है। यहाँ सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण यहाँ अधिक ठंड पड़ती है। इसे शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है, यानी फ्री जोन इसे कहते हैं। दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है वह दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। यहाँ भी सूर्य की किरणें जो है साल भर में सिर के ऊपर नहीं चमकती हैं, हमेशा यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी चमकती हैं, जिस कारण यहाँ तापमान उष्ण कटिबंध की तुलना में कम पाया जाता है। जबकि 66.5 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव के मध्य का जो क्षेत्र है वह दक्षिण शीत कटिबंध कहलाता है। यहाँ सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है, जिस कारण यहाँ तापमान बहुत ही कम होता है और साल भर ये क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। अधिक ठंडी होने की वजह से इसे दक्षिण शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। यानी आप देख चुके हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसका मान है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश जिसका मान है, विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री उत्तरी में उत्तरी ध्रुव व्रत ये भी आपने देखा, और विषुवत रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव व्रत ये भी आपने देखा था। पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी पृथ्वी के ताप कटिबंध को जैसे कि आपको बता चुके हैं, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब बात कर लेते हैं देशांतर के बारे में कि देशांतर क्या है। यानी किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त एक अन्य चीज़ की जरूरत पड़ती है, जिसे देशांतर कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों ध्रुवों को मिलाती ये जो रेखा है काल्पनिक रेखा है, इन्हें देशांतर रेखाओं के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनकी कुल मिलाकर जो संख्या है वह 360 है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके पूर्व में 180 और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में 180, इस तरह से कुल मिलाकर इनकी जो संख्या है वह 360 हो जाती है। आपको बताते चलें इंग्लैंड में एक ब्रिटिश राज की वेधशाला है जहाँ से गुजरने वाला जो देशांतर है जिसका मान 0 डिग्री देशांतर है, इसे प्रमुख यमोत्तर के नाम से जाना जाता है। इसके ठीक पूर्व में 180 देशांतर और इसके पश्चिम में 180 देशांतरों की गणना की जाती है। 0 डिग्री देशांतर के
पूर्व का भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, जबकि 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम का भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। जैसे कि अभी देख रहे हैं, इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है और इसे ग्रिड के नाम से जाना जाता है। देशांतर और समय, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, यानी 360 डिग्री पूरा घूमती है। यानी कह सकते हैं 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे को यदि मिनट में परिवर्तित किया जाए तो यह 1440 मिनट का समय लगाती है। और इस तरह से देखा जाए तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। अब देख लेते हैं देशांतर और समय के बारे में। समय को मापने का सबसे अच्छा जो साधन है वह पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि सूर्य पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान जो है सूर्य की से बनने वाली परछाई से किया जा सकता है। जो सबसे छोटी जो परछाई होगी वह दोपहर के समय होगी और सबसे लंबी परछाई सुबह और शाम को देखी जाती है। आप सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की चक्कर लगाती है। अगला जो टॉपिक है मानक समय, यानी हम मानक समय क्यों मानते हैं। सामान्य रूप में देखा जाए तो अलग अलग यामियोत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय में अंतर होता है। इस स्थानीय समय के अंतर को दूर करने के लिए एक मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा के समय को पूरे देश का जो मानक समय मान लिया जाता है। हमारे भारत के मध्य से जो गुजरने वाला देशांतर है 82.5 डिग्री, जो कि इस से गुजरता है। यहाँ का जो स्थानीय समय इसी को पूरे देश का मानक समय माना गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो 97 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यहाँ का स्थानीय समय अलग है और यहाँ के स्थानीय समय अलग है, यानी पश्चिम में बिल्कुल। इन दोनों के जो स्थानीय समय में अंतर आता है वह लगभग 2 घंटे का आता है। इस स्थानीय समय के अंतर को दूर करने के लिए भारत के मध्य से जो गुजरने वाली देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यहाँ के स्थानीय समय को पूरे भारत का मानक समय माना गया है। और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर ये देशांतर रेखा गुजरती है। अध्याय तीसरा, अध्याय का नाम है पृथ्वी की गतियाँ, यानी मोशन ऑफ द अर्थ। आपको बताते चलें पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की हैं। पहली है घूर्णन और दूसरी है परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जिसे रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर ठीक उसी तरह घूमती है जैसे लट्टू घूमता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी गोल है और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। इस तरह से देखा जाए तो पृथ्वी का आधा भाग ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ दिन होता है, इसके विपरीत दिशा में रात होती है। और इस तरह से देखा जाए दिन और रात को विभाजित करने वाला जो व्रत है उसे प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं ये सूर्य है और जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है पृथ्वी पर वहाँ दिन है, इसके विपरीत दिशा में रात है। और इस तरह से दिन और रात को विभाजित करने वाली जो रेखा है ये वाली, ये प्रदीप्ति व्रत कहलाती है। इस हरे बॉक्स में दिया गया है आर्यभट्ट के बारे में। ये प्राचीन भारतीय खगोलवेत्ता थे। आर्यभट्ट ने कहा था कि हमारी पृथ्वी गोल है और वे अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। और ये प्रश्न दिया गया है यदि हमारी पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा यदि हमारी पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो सूर्य के सम्मुख वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा और वहाँ पर सूर्य के ताप की अधिक प्राप्ति होगी, जिस कारण वहाँ पर तापमान अधिक पाया जाएगा। इसके विपरीत वाले भाग में जहाँ रात है वहाँ रात ही रहेगी और तापमान बहुत कम हो जाएगा। ये दोनों स्थिति ऐसी हैं, इन दोनों स्थिति में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। अगला टॉपिक है परिक्रमण। पृथ्वी की दूसरी गति है जो कि सूर्य से संबंधित है, यानी हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और उसके चक्कर लगाने की जो गति है वह परिक्रमण गति कहलाती है, जिसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर है 365 सही 1/4 दिन में लगाती है। हम 365 दिन का 1 वर्ष मान लेते हैं। अपनी सुविधा के लिए उसमें 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं और ये 6 घंटे मिलकर
चौथे साल 24 घंटे बन जाते हैं और इस तरह से एक दिन की वृद्धि हो जाती है। चौथे साल मिलकर जो वर्ष है 365 के स्थान पर 366 दिन का होगा और उस वर्ष को लीप ईयर्स या लीप वर्ष कहा जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, लीप वर्ष में दिनों की जो अवधि है वह 366 रहेगी और इस वर्ष में फरवरी 28 दिन की न होकर वह 29 दिन की होगी। सामान्य रूप में एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। जो ये ऋतुओं में परिवर्तन होता है वह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, जबकि दिन और रात का जो अंतर होता है वह पृथ्वी की घूर्णन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख होता है या सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। इस स्थिति में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिस कारण कर्क रेखा के निकटवर्ती भाग में अधिक ताप की प्राप्ति होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ताप की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं। क्योंकि उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के मध्य वाला जो क्षेत्र है वहाँ दिन की अवधि हमेशा 6 महीने रहती है, यानी 6 महीने तक लगातार वहाँ दिन रहता है, जबकि दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने तक रात रहती है। 21 जून को दिन की जो अवधि है उत्तरी गोलार्ध में वह सबसे अधिक लंबी होती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन सबसे लंबा होता है और जबकि रात सबसे छोटी होती है। इस स्थिति को उत्तरायणांत कहा जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है और इस स्थिति में सूर्य की किरणें जो हैं मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और मकर रेखा का निकटवर्ती भाग अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, जबकि दक्षिण ध्रुव पर तापमान की कम प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। दक्षिण ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक का जो भाग है वहाँ जो दिन की अवधि है वह 6 महीने तक रहती है लगातार। और इस स्थिति को या इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। आपने 21 जून की स्थिति देख ली और 22 दिसंबर की, और दो स्थितियाँ हो रही हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। इन स्थितियों को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी चमकती हैं और विषुवत रेखा का निकटवर्ती भाग अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। इस स्थिति को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार कह सकते हैं पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इस चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। 21 जून की स्थिति को उत्तरी ध्रुव सूर्य के सम्मुख रहता है और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं और उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा होता है जबकि रात सबसे छोटी होती है। इसके विपरीत 22 दिसंबर की स्थिति को दक्षिण ध्रुव सूर्य के सम्मुख होता है और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा होता है जबकि रात सबसे छोटी होती है। 21 मार्च और 22 सितंबर दो ये ऐसी स्थिति हैं। इन स्थिति में सूर्य की जो किरणें हैं विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं, जिस कारण विषुवत रेखा का निकटवर्ती भाग अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है और वहाँ तापमान अधिक पाया जाता है। इस 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि जो है वह बराबर होती है, दिन रात बराबर होते हैं। इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, यदि हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना हो तो हम ग्लोब के माध्यम से उसका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब हम पृथ्वी के किसी एक भाग जैसे कि देश, राज्य, शहर या गांव का अध्ययन करना हो तो ग्लोब के माध्यम से उसका अध्ययन करना संभव नहीं है। उस स्थिति में हमें मानचित्र की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप में देखा जाए पृथ्वी के किसी भाग को समतल सतह पर प्रदर्शित करना मानचित्र कहलाता है। विभिन्न मानचित्रों का संग्रह है वह एटलस कहलाता है। इस तरह से कह सकते हैं एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने पर खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र वे मानचित्र होते हैं जिनके द्वारा प्राकृतिक तथ्यों को आसानी से दिखाया जाता है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि।
इस तरह के जो मानचित्र होते हैं वो भौतिक मानचित्र कहलाते हैं, जिन्हें उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। दूसरे तरह के मानचित्र हैं राजनीतिक मानचित्र। ये भौतिक मानचित्रों से भिन्न होते हैं, क्योंकि राजनीतिक मानचित्रों के द्वारा विभिन्न राज्यों, नगरों, शहरों या देशों की सीमाओं को दिखाया जाता है। यह मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों, गाँव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं और इन्हें राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र का तीसरा प्रकार है थीमेटिक मानचित्र। ये कुछ विशेष प्रकार के मानचित्र होते हैं जो विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के मानचित्र। ये मानचित्र ऐसे होते हैं जो कि इन विशेष लक्षणों को ही दर्शाते हैं। इन्हें थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। इन मानचित्रों के द्वारा जिस तरह की सूचना दर्शाई जाती है उन्हें उसी के आधार पर नाम दिया जाता है। जैसे कि वर्षा के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र वर्षा वितरण मानचित्र कहलाते हैं। सड़क परिवहन को दिखाने वाले मानचित्र सड़क मानचित्र कहलाते हैं। मानचित्रों के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा, प्रतीक। मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इन्हें सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। पैमाना यानी स्केल। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी एवं मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुसार निर्धारित होता है। जैसे कि पृथ्वी पर 10 किलोमीटर दूरी को मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर दिखाया जाए तो उस स्थिति में मानचित्र की 1 सेंटीमीटर दूरी पृथ्वी के 5 किलोमीटर को दर्शाएगी। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देश को समतल सतह पर दिखाना हो या कागज पर दिखाना हो तो उस स्थिति में हमें छोटे पैमाने का उपयोग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए 5 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएंगे। जो इस तरह के मानचित्र होते हैं उन्हें छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहा जाता है। और जब हमें छोटे क्षेत्रफल वाले क्षेत्रों जैसे गांव या शहर को दिखाना हो तो उस स्थिति में हमें बड़े पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग करते हैं। उस स्थिति में जैसे कि 500 मीटर की दूरी में दिखानी है तो उस स्थिति में 5 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाया जाएगा। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अब बात कर लेते हैं दिशा के बारे में। सामान्य रूप में मानचित्र के सीधी तरफ दाएं हाथ के ऊपर एक विशेष निशान लगा होता है जो कि उत्तर दिशा को निर्देशित करता है। जब उत्तर दिशा का पता लग जाता है तो अन्य दिशाओं का पता भी आसानी से लग जाता है। उत्तर दिशा के नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है और उसके सीधी ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है। ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं जिन्हें प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है और इनके मध्य उप दिशाएं पाई जाती हैं, जैसे कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इस तरह से दिशाओं की जो संख्या है वो कुल मिलाकर 8 है। मुख्य दिशाएं 4, उप दिशाएं 4। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी भी दिशा का आसानी से पता लगा लेते हैं क्योंकि चुंबकीय सुई वो हमेशा उत्तर दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला टॉपिक है प्रतीक। किसी भी मानचित्र का वास्तविक आकार एवं प्रकार, विभिन्न आकृतियाँ जैसे कि भवन है, सड़क है, पुल है, वृक्ष है, रेल है, इनको मानचित्र पर वास्तविक रूप में दिखाना संभव नहीं है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं। इन्हें प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे कि ये देखिए रेल लाइन, इसमें बड़ी रेल लाइन को इससे, मीटर लाइन को इससे और स्टेशन से रेलवे स्टेशन को इसके द्वारा दर्शाया गया है। इसी तरह सड़कें, पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, जिला सीमा, नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बस्ती, कब्रिस्तान, पेड़, घास आदि को इन प्रतीक के द्वारा दिखाया जाता है। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ चिन्ह कहलाते हैं जिन्हें रूढ़ चिन्ह या प्रतीक कहा जाता है। इन प्रतीक चिन्हों के साथ साथ मानचित्रों में विभिन्न रंगों का उपयोग करते हैं, जैसे कि नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय को दिखाने के लिए करते हैं, जबकि भूरे रंग का उपयोग पर्वतों को दिखाने के लिए करते हैं और पीले रंग का उपयोग पठारों
और हरे रंग का उपयोग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला है रेखा चित्र। पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित जो चित्र बनते हैं वे रेखा चित्र कहलाते हैं। अगला टॉपिक है खाका। एक छोटे चित्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। जैसे कि कमरे की लंबाई या चौड़ाई को दिखाना हो तो उस स्थिति में बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। अध्याय 5वां। अध्याय का नाम है पृथ्वी के परिमंडल। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वह भूमि, जल तथा हवा है। पृथ्वी का वह ठोस भाग जहाँ हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है, जिसे स्थलमंडल कहा जाता है। और हमारे चारों ओर एक गैसों का आवरण है जिसे वायुमंडल कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। यह जल सागरों, महासागरों, झीलों, झरनों, जलवाष्प आदि के रूप में पाया जाता है। इन सभी को जलमंडल के अंतर्गत रखा जाता है। पहला जो टॉपिक है वह भूमंडल है। ये एक पतली परत होती है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो बड़े स्थलीय भूखंड हैं जिन्हें महाद्वीप कहा जाता है, जबकि बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान है। यदि स्थलखंड की ऊंचाई को नापा जाए तो इसी तल के द्वारा नापा जाता है। यदि पृथ्वी पर देखा जाए तो 7 महाद्वीप हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और यदि महासागरों की बात की जाए तो 5 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वह माउंट एवरेस्ट है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। जबकि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का है, जो कि मैरियाना ट्रेंच है, जिसे मैरियाना गर्त कहते हैं, और इसकी गहराई 11,022 मीटर है। अगला टॉपिक है महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग रखता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत स्थित है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इसके मध्य से होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। अगला महाद्वीप है अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप से विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश मध्य से होकर गुजरती है। इसके अलावा ये ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अगला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल में। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अगला महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। यह अधिकांशतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर हैं यह बता सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इसके उत्तर से शुरू होकर दक्षिण तक फैली हुई है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अगला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ है। इसे
द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अगला महाद्वीप है अंटार्कटिका। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास इस महाद्वीप में देखने को नहीं मिलता, लेकिन बहुत से देशों ने इस महाद्वीप पर शोध केंद्र बना रखे हैं। भारत की भी शोध केंद्र संस्थान यहाँ पर स्थित हैं, जैसे कि मैत्री भारती। अगला टॉपिक है जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है, जबकि 29% भाग पर स्थल है। जलमंडल के अंतर्गत जल के सभी रूपों को शामिल किया जाता है, चाहे वो महासागर का जल हो, सागर का जल हो, झीलें हों, हिमानियाँ हों, भूमिगत जल हो या वायुमंडल का जल जलवाष्प के रूप में। इन सभी को जलमंडल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। फिर भी इतना जल है, लेकिन वो मनुष्य के उपयोग लायक बहुत कम है, क्योंकि वो पानी जो सभी खारा पानी है। अगला टॉपिक है महासागर। जैसे कि पृथ्वी को 7 महाद्वीप में बांटा गया है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक उसी तरह महासागरों को भी कई भागों में बांटा गया है। महासागरों को मुख्य रूप से 5 वर्गों में रखा गया है। जो महासागरीय जल है वह गतिशील रहता है हमेशा, जिसमें तरंगें, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। महासागर मुख्यतः 5 हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। अगला महासागर अटलांटिक, यानी अटलांटिक महासागर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका स्थित है, जबकि पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित रेखा प्राकृतिक पोताश्रय व पत्थरों के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न करती है। और व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो अटलांटिक महासागर बहुत ही व्यस्त महासागर है। अगला महासागर है हिंद महासागर। यह एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, यानी भारत के नाम पर इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। यह महासागर आकार की दृष्टि से देखें तो ये त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अगला महासागर है दक्षिणी महासागर, जो कि अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरे रखता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। अगला महासागर है आर्कटिक महासागर, जो कि उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। अगला महासागर है आर्कटिक महासागर, जो कि उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अगला टॉपिक है वायुमंडल। हमारे पृथ्वी चारों ओर से गैसों से घिरी हुई है, यानी ये गैसों की परत इसे चारों ओर से घेरे हुए, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। इस वायुमंडल में अनेक तरह की गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य तत्व के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। ये परतें हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ एवं शुद्ध हवा का 99% भाग रखता है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, जबकि ऑक्सीजन 21% है तथा जो दूसरी गैसें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इनकी मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म होती है और यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है।
ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी से घटता जाता है। आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर जब पर्वतारोही जाते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर ले जाते हैं। वो इसलिए ले जाते हैं क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो गैसों का घनत्व वह कम होता जाता है और सांस लेने में उन्हें दिक्कत आती है, इसलिए वो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। आपने यह भी देखा होगा ऊपर की ओर जाने पर तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गतिशील होती है। अगला टॉपिक है जीव मंडल, जिसे जैव मंडल भी कहा जाता है। यह मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत में सभी तरह के जीवों को शामिल किया जाता है, जबकि पादप जगत में सभी तरह के जो पौधे हैं उन्हें शामिल किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। अध्याय 6 अध्याय का नाम है हमारा देश भारत। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, जबकि पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। सामान्य रूप में प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग, द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। अगर यहाँ की जलवायु की बात की जाए या फिर वनस्पति की या फिर वन्य जीवों की, तो यहाँ बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन सब के बीच में विविधता पाई जाती है। भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है, लेकिन फिर भी भारत एक है। फिर भी हम यहाँ एकता पाते हैं। हमारी परंपराएं जो कि हमारी परंपराओं में दिखती है, यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और ग्लोब को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा जाए तो ये भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर जो इसका अक्षांश से विस्तार है, मुख्य भूमिका, वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। जबकि पश्चिम से पूर्व तक इसका जो विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो जो भारत की स्थिति है वह किस गोलार्ध में होगी, और पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में देखा जाए तो जो भारत की स्थिति है वह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार यानी जो भारत के जो देशांतरी विस्तार है वह लगभग 29 डिग्री में है। यानी पिछले अध्यायों में आपने देखा था 1 डिग्री बराबर 4 मिनट समय को व्यक्त करती है। इस तरह से भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 2 घंटे का अंतर आता है। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 मानक समय हैं। जैसे कि अभी आपको बता चुके हैं, यानी प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर जो स्थानीय समय है उसका 4 मिनट का अंतर आता है।
भारत के पश्चिम और पूर्व में जो समय का अंतर है वह 2 घंटे का रहेगा। गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होगा। इसलिए इस समय के अंतर को दूर करने के लिए पूरे भारत के लिए एक मानक समय रेखा मानी गई थी, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, और यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले से होकर गुजरती है। अगला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। जो भारत के जो मुख्य पड़ोसी देश हैं जो कि इसकी स्थलीय सीमा से सटे हुए हैं वो 7 देश हैं। ये 7 देश हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। यानी जो इनकी संख्या है, जो स्थलीय सीमा से सटे हुए देश हैं, इनकी कुल संख्या 7 है। इनके अलावा 2 देश ऐसे हैं जो जल राशि द्वारा अलग हैं, वे हैं श्रीलंका और मालदीव। अगला टॉपिक है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, वह सहायक नदी कहलाती है। अगला टॉपिक है भौतिक विभाजन। जो भारत में भौतिक आकृतियाँ पाई जाती हैं वो कई प्रकार की हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय जो संतरी का कार्य करता है, यानी रक्षा प्रहरी का कार्य करता है। हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर, यानी हिमजमालय। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी हिमालय में संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। इसके दक्षिण में मध्य हिमालय ये हिमाचल स्थित है। इस हिमालय में बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान स्थित हैं। अगली जो श्रृंखला पर्वतीय श्रृंखला हिमालय की वह शिवालिक है, जो कि सबसे दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल एवं सपाट है, जिसका निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ों के निक्षेप से हुआ है। यह विश्व का बहुत ही उपजाऊ मैदान है, जहाँ घनी जनसंख्या पाई जाती है। भारत के पश्चिम में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह मरुस्थल शुष्क, गर्म तथा रेतीला है। यह वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इस प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएँ, घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं तथा ताप्ती नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा सह्याद्री, जिसे सह्याद्री कहा जाता है, और इसके पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कि कोयला तथा लोहा एस की प्रचुर मात्रा है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है, जिन्हें पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान काफ़ी चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जिनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है, यानी ये लक्षद्वीप जो है मूंगे का बना हुआ द्वीप है, प्रवाल से बना हुआ द्वीप है। जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये आप जानते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। जैसे कि लक्षद्वीप प्रवालों का बना हुआ द्वीप है। क्या आप जानते हैं प्रवाल क्या होते हैं? सामान्य रूप में प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं, तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये प्रवाल द्वीप हैं। इस मानचित्र में भारत के भौतिक प्रदेशों को दिखाया गया है। ये नारंगी कलर से पर्वतीय प्रदेश, पीले रंग से पठारी प्रदेश, हरे रंग से मैदानी प्रदेश दिखाए गए हैं, जबकि ये ब्राउन कलर से पहाड़ी एवं पर्वत श्रेणी दिखाई गई हैं। प्रमुख पहाड़ियाँ हैं हिमालय पर्वत, शिवालिक, अरावली श्रेणी, विंध्य श्रेणी, सतपुरा श्रेणी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।